नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे ही होंगे। क्या आप जानते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता के दृष्टिकोण से 23 जुलाई की विशेषता क्या है। जी हाँ, यह लोकमान्य तिलक और चंद्रशेखर आज़ाद का जन्मदिन है। हम आज़ाद के बारे में किसी और देखेंगे। अभी हम तिलक के बारे में सोचेंगे। दोस्तों, मैं आपको कुछ उदाहरण बताने जा रहा हूँ जो आज के संदर्भ में तिलक की प्रासंगिकता साबित करेंगे। कई दृष्टिकोण हो सकते हैं, मैं हर चीज़ पर विस्तार से नहीं बताऊंगा। आज हम कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना कर रहे हैं जिसमें हम तिलक से कई चीज़ें सीख सकते हैं। महान लोग हमें अपने विचारों और मुख्य रूप से कार्यों के माध्यम से सिखाते हैं। यह एक्शन है जो बहुत कुछ सिखाता है। किसी ने ठीक ही कहा है कि कार्य शब्दों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। इसलिए हम कुछ परिस्थितियों को देखेंगे और थोड़ा सा विचार करेंगे। यह साल था 1905 का, जब अंग्रेज़ भारत पर शासन कर रहे थे। उस समय बंगाल प्रांत में राष्ट्रवादी गतिविधियां तेज हो गई थी। वे हमेशा की तरह शक्तिशाली हथियार यानी कि फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेज अपना रहे थे। उन्होंने बंगाल को 2 भागों में विभाजित किया। निर्णय के लिए आधिकारिक कारण यह बताया कि एक बड़ी आबादी वाला बंगाल प्रशासित होने के लिए बहुत ही कठिन हो चुका था। दरअसल इसके पीछे 2 मुख्य कारण। पहला, वे बंगालियों को भाषा के आधार पर विभाजित करके 2 प्रशासनों के तहत बंगालियों को बंगाल में अल्पमत में लाना चाहते थे। और दूसरा, धर्म के आधार पर, क्योंकि पश्चिमी आधा हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था और पूर्वी आधा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होना था। उस समय के वायसरॉय यानी कि लॉर्ड कर्जन मुसलमानों को लुभाने की कोशिश करते हुए तर्क दिया यह डक्का न्यू मुस्लिम वायसराय और राजाओं की राजधानी बन सकता है। वे कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन का मुकाबला करने के लिए मुस्लिम सांप्रदायिकों का सहारा लेना चाहते थे। 16 अक्टूबर 1905, जिस दिन औपचारिक रूप से विभाजन लागू हुआ, पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने अपने तरीके से विरोध किया। बाद में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने विशाल सभाओं को संबोधित किया। जल्द ही आंदोलन देश के अन्य हिस्सों में फैल गया। तिलक के तहत पुणे और बॉम्बे में, पंजाब में लाला लजपत राय और अजीत सिंह के अधीन, दिल्ली में सैयद हैदर रजा और चिदम्बरम पिल्लई के अधीन मद्रास में। उसके बाद तिलक, अरविंदो आदि जैसे नेताओं ने स्वदेशी अपनाओ और विदेशी का बहिष्कार का नारा किया, जिसमें सरकारी स्कूलों और कॉलेजों, सेवा अदालतों, विधान परिषदों, नगर पालिकाओं, उपाधियों आदि का बहिष्कार शामिल होगा। अरविंदो ने यहाँ तक कहा कि वर्तमान परिस्थिति में सामूहिक प्रयत्न के द्वारा सरकार पर इतना दबाव डालें, उनके कार्यों को इतना असफल कर दें कि वह किसी भी प्रकार के वाणिज्य से हमारा शोषण न कर पाए। विरोध के रूप में क्या किया गया था? विदेशी कपड़े का बहिष्कार और सार्वजनिक शौच जलाना, विदेशी निर्मित नमक या चीनी का बहिष्कार, पुजारियों द्वारा विदेशी सामानों के आदान प्रदान से संबंधित विवाहों का खंडन करना, धोबी पुरुषों द्वारा विदेशी कपड़े धोने से इनकार करना। तिलक द्वारा बहुत पहले शुरू किए गए गणपति और शिवाजी त्यौहार केवल पश्चिमी भारत में ही नहीं बल्कि बंगाल में भी स्वदेशी के प्रचार का एक माध्यम बन गए। बंगाल में भी प्रस्ताव के लिए पारंपरिक लोक रंगमंच रूपों का उपयोग किया गया था। इस आंदोलन के सकारात्मक परिणाम क्या थे? सबसे पहला, टैगोर के शांति निकेतन से प्रेरित बंगाल नेशनल कॉलेज को स्थापित किया गया और अरविंदो घोष को इसका प्रिंसिपल बनाया गया। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय तर्ज पर शिक्षा की एक प्रणाली साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी राष्ट्रीय नियंत्रण में व्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। भारतीय भाषाओं में शिक्षा पर जोर दिया गया था। तीसरा, तकनीकी शिक्षा के लिए एक बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई और उन्नत शिक्षा के लिए छात्रों को जापान भेजने के लिए धन जुटाया गया। चौथा, स्वदेशी वस्त्र मिलों, साबुन और माचिस कारखानों, बैंकों, बीमा कंपनियों, दुकानों आदि की स्थापना। ये उद्यम व्यावसायिक फायदे की तुलना में देशभक्ति के उत्साह पर अधिक आधारित थी। पांचवा, विज्ञान में जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र रॉय और अन्य लोगों ने मूल शोध का नेतृत्व किया, जिसकी दुनिया भर में प्रशंसा हुई। छठा, कला में रविंद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस ने पूरी दुनिया में भारतीय कला की छाप बनाई। इसके अलावा इस आंदोलन के कई और सकारात्मक प्रभाव भी हैं।
आज के संदर्भ में ये बहुत आवश्यक है कि हमारा राष्ट्र हर दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर बने। गुलामी के दौरान हमारे पूर्वजों को बहुत कुछ हासिल कर पाना, वो भी कम से कम सुविधाओं में। आज जब हमारा देश बहुत सारी सुविधाओं से संपन्न है तो हम आत्मनिर्भरता का हमारा ध्येय बहुत अच्छी तरह प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास पर्याप्त संसाधन है जिसके आधार पर हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान उठने वाली सभी वाणिज्य या अन्य गतिविधियां पूरी तरह से देशभक्ति के उत्साह के साथ थी। इसका अर्थ यह है कि हमें देशभक्ति के उत्साह के साथ साथ आत्मनिर्भर बनना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि मैं अपने भाइयों और बहनों को बेहतर जीवन जीने में मदद करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपना काम कर रहा हूँ। अन्यथा जैसा कि हाल के दिनों में हुआ था, कई भारतीय व्यापारी वे यहाँ कमाएं और भाग गए। इस प्रकार के लोगों का भी बहिष्कार किया जाना चाहिए। हम स्वदेशी उत्पादों, सेवाओं आदि को अच्छी गुणवत्ता और देशभक्ति के इरादे से चाहते हैं। यह आदर्शवादी विचार हो सकता है, लेकिन हमें अपनी क्षमता पर विश्वास करना चाहिए और हमेशा ऊंचा लक्ष्य रखना चाहिए। अब हम उनके जीवन के अन्य उदाहरण पे चलते हैं। यह वर्ष था 1908 का, जब युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या करने की कोशिश की थी। 24 जून 1908 को केसरी में प्रकाशित उनके लेखों को हिंसा भड़काने के आरोप में तिलक को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने अपना केस स्वयं लड़ा, लेकिन ब्रिटिशर्स ने पहले ही फैसला कर लिया था। तिलक ने कहा, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जूरी के फैसले के बावजूद मैं अब भी यही कहता हूँ कि मैं निर्दोष हूँ। ऐसी उच्च शक्तियाँ हैं जो पुरुषों और राष्ट्रों की नियति को नियंत्रित करती हैं, और मुझे लगता है यह नियति की इच्छा हो सकती है कि जिस कारण का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ वो मेरी कलम और जुबान से अधिक मेरी पीड़ा से लाभान्वित हो सकता है। तिलक 1908 से 1914 तक 6 वर्ष तक बर्मा के मंडली जेल में कैद थे। भारत की स्वतंत्रता के लिए चलने वाली एक तेज गति वाली ट्रेन रोकने की कोशिश की गई। उन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उन्होंने बहुत अध्ययन किया, एक नियमित कार्यक्रम बनाए रखा, योग, ध्यान, लेखन आदि किया। वह हमेशा सोच रहे थे कि ऐसी परिस्थितियों में वह स्वतंत्रता के लिए कैसे लड़ सकते हैं। उन्होंने अपने समय, परिस्थिति का अपने लक्ष्य के लिए उपयोग किया। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर शानदार टिप्पणी यानी कि गीता रहस्य लिखी। उन्होंने निस्वार्थ कार्य पर जोर दिया। कई पाठकों को निस्वार्थ इरादे से भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए प्रेरित किया। जब परिस्थितियां हमारे पक्ष में नहीं होती हैं तो हमें क्या करना चाहिए? एक आदमी ऐसी परिस्थिति में क्या हासिल कर सकता है, यह स्पष्ट रूप से तिलक के जेल जीवन से हमें जानने मिलता है। हमारा कई चीज़ों पर नियंत्रण नहीं है, लेकिन हम खुद को नियंत्रित कर सकते हैं। हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करना जारी रख सकते हैं अगर हम खुद पर और अपने लक्ष्य पर विश्वास करते हैं। अलविदा दोस्तों, हम अगली बार मिलेंगे।